नमस्कार। आज हम बात करेंगे विधिशास्त्र की प्रकृति यानी नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस और विधिशास्त्र के क्षेत्र के बारे में यानी स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। विधिशास्त्र की विषय वस्तु जो है वो अन्य विधियों से, अन्य कानूनों से भिन्न है। जिस प्रकार संविदा विधि यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अपकृत्य टॉर्ट, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी, सीपीसी, न्यास यानी ट्रस्ट या टैक्सेशन, आयकर, इनकम टैक्स आदि जो अलग अलग कानून हैं उनका प्रयोग विशिष्ट परिस्थितियों में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, विशिष्ट परिस्थितियों में जो विशेष समस्याएं उत्पन्न होती है उनका हल करने के लिए किया जाता है। परंतु विधिशास्त्र का इस प्रकार प्रयोग नहीं होता है। जिस प्रकार अन्य कानूनों की पुस्तकों में एकरूपता होती है, लेखकों के विचार चाहे कुछ भी क्यों ना हो, व्यक्तिगत विचार उनके कुछ भी हो सकते हैं, किंतु जो एक्ट बना है, जो अधिनियमित कानून है, उसकी विषय वस्तु एक समान ही होगी। यानी जैसे हम संविदा विधि को लें तो इसमें संविदा विधि में जो भारत सरकार ने कानून बना दिया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, तो उस अधिनियम में जो संहिताएं, जो धाराएं दी गई हैं, उसके हिसाब से ही पूरे भारत में संविदा से संबंधित वादों का निर्णय किया जाएगा। परंतु अगर पुस्तकों के लेखकों को देखें तो किसी लेखक का उस संविदा क्या है उसके संबंध में विचारों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। परंतु विधिशास्त्र जो है ये कोडिफाइड ना होने के कारण, यानी एक अधिनियमित विधि ना होने के कारण, विधिवेत्ता जो है, अलग अलग विधिवेत्ता है, इसकी विषय वस्तु को अपने अपने विचारों के अनुसार, अपनी अपनी धारणाओं और मान्यताओं के अनुसार प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। अब विधिशास्त्र में क्या अध्ययन किया जाता है? तो विधिशास्त्र के अंतर्गत कानून संबंधी अवधारणाओं यानी लीगल कॉन्सेप्ट्स का अध्ययन किया जाता है, उनकी विवेचना की जाती है, जिनमें अधिकार यानी राइट, दायित्व, कर्तव्य यानी ड्यूटीज़, आधिपत्य, स्वामित्व यानी पोजीशन और ऑनरशिप, वैधानिक व्यक्तित्व, आशय, उपेक्षा, ऐसे विषयों का समावेश है। इन विषयों का विधिशास्त्र में सामान्य और व्यापक स्वरूप में निरूपण किया जाता है। उनके सामान्य लक्षण क्या है और उनका विस्तृत क्षेत्र क्या है, इसकी विवेचना विधिशास्त्र में की जाती है। तो विधिशास्त्र को क्या हम एक विज्ञान के रूप में निरूपित कर सकते हैं? क्या विधिशास्त्र को विज्ञान की कोट श्रेणी में रखा जा सकता है? अलग अलग विधिवेत्ताओं ने विधिशास्त्र को विधि के विज्ञान के रूप में निरूपित किया है। इसलिए हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि क्या विधिशास्त्र एक विज्ञान है? सबसे पहले तो यह जानें कि विज्ञान क्या है। जैसे ही विज्ञान यानी साइंस शब्द हमारे कानों में पड़ता है तो एक आम धारणा, आम व्यक्ति की धारणा ये होती है कि विज्ञान है जैविक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, यानी वो विज्ञान को केवल चिकित्सीय विज्ञान, तो एक क्षेत्र विशेष तक सीमित रखता है। आम दृष्टिकोण यह है कि विज्ञान के अंतर्गत केवल भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और चिकित्सकीय विज्ञान सम्मिलित है और वैज्ञानिक नियमों का तात्पर्य है जैसे भौतिकी के नियम, जैसे गुरुत्वाकर्षण का, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या रसायन विज्ञान के जो नियम है, यही विज्ञान है। मतलब विज्ञान का क्षेत्र यही है आम दृष्टिकोण के हिसाब से। जबकि विज्ञान शब्द का अर्थ है किसी भी विषय का विशिष्ट ज्ञान,
किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन जिससे एक प्रामाणिक निष्कर्ष निकाला जा सके। तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या विधि शास्त्र का विज्ञान से कोई संबंध है? विज्ञान के वो जो हमने विज्ञान शब्द का जो अर्थ देखा है उसकी परिसीमा में विधि शास्त्र आता है। तो विधि शास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं का अगर हम अवलोकन करें तो उसके अंतर्गत ये स्पष्ट होता है कि विधि शास्त्र में विधि से संबंधित विभिन्न पहलुओं का, विभिन्न उसके तत्वों का, विभिन्न मान्यताओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। जैसा कि ऑस्टिन और उसके बाद वाले विधि शास्त्रियों ने कहा है कि विधि शास्त्र में प्रथाओं और सामाजिक और नैतिक मान्यताओं का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये विधि की संकल्पना को, विधि के कॉन्सेप्ट को धूमिल करते हैं, उसको क्षीण करते हैं, उसकी कॉन्सेप्ट पर स्पष्ट प्रकाश नहीं डालते हैं। इसलिए प्रमाणवादी विचारधारा यानी जो पॉजिटिव स्कूल के पॉजिटिव्स थे, उन्होंने विधि को संप्रभु का समादेश निरूपित किया है, जिसमें निश्चितता होती है, तर्क संगतता होती है और व्यावहारिकता बनी रहती है, जो विज्ञान की किसी भी शाखा के प्रमुख तत्व यानी वैज्ञानिक नियम जो हैं वो निश्चित होने चाहिए और तर्क संगत होने चाहिए और एक प्रामाणिक निष्कर्ष पर पहुंचने चाहिए। विधि शास्त्र के अध्ययन के प्रति अपनाई जाने वाली यह पद्धति उसे विज्ञान के काफ़ी निकट खड़ा कर देती है। आधुनिक विधि शास्त्र के जो संस्थापक थे, जो जनक थे, ऑगस्ट कॉम्टे, उन्होंने भी विधि शास्त्र के अध्ययन में कल्पनाओं और रूढ़िगत मान्यताएं जो थी उन पर आधारित परंपराओं को पूरी तरह अस्वीकार करके उसके प्रति विश्लेषणात्मक और अन्वेषणात्मक पद्धति अपनाए जाने पर बल दिया। यानी उन्होंने कहा कि विधि शास्त्र के प्रति विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिक और अन्वेषणात्मक यानी इन्वेस्टिगेटिव पद्धति, सिस्टम, अप्रोच अपनाई जानी चाहिए, जो किसी भी विज्ञान के प्रमुख लक्षण है। यानी विज्ञान में जिस प्रकार एनालिटिक और इन्वेस्टिगेटिव पद्धति अपनाई जाती है, उसी प्रकार ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा कि विधि शास्त्र का अध्ययन करते वक्त भी विश्लेषणात्मक और अन्वेषणात्मक पद्धति का पालन किया जाना चाहिए, वो पद्धति अपनाई जानी चाहिए। उसके पश्चात 20वीं सदी में यथार्थवादी विचारधारा के प्रवर्तकों ने विधि शास्त्र के अंतर्गत जो विधि का अध्ययन किया जाता है उसे सामाजिक परिवेश के अंतर्गत किए जाने पर जोर दिया, तथा इसी कड़ी में रॉस्को पाउंड ने विधि को सामाजिक अभियांत्रिकी नियुक्त किया। विधि शास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु है विधि, और रॉस्को पाउंड ने विधि को, जो कि विधि शास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु है, उसे सामाजिक अभियांत्रिकी यानी सोशल इंजीनियरिंग कहा है। इस प्रकार हम देखें तो विधि शास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में स्थान दिलाने का वास्तविक श्रेय यथार्थवादियों यानी पॉजिटिविस्ट को दिया जाना चाहिए। इसी विचारधारा को आगे इहरिंग, इहरलिच, मार्क्स वेबर, होम्स आदि विधि शास्त्रियों ने आगे बढ़ाया और विधि को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम माना। विधि शास्त्र के प्रति आज जो सकारात्मक रुख अपनाया जा रहा है, उसको देखते हुए विधि को विज्ञान की कोटि में रखा जाना ही उचित होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है। क्योंकि जिस प्रकार विज्ञान में व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है किसी भी विषय का, और एनालिटिक विश्लेषणात्मक और अन्वेषणात्मक यानी इन्वेस्टिगेटिव पद्धति अपनाई जाती है, उसी प्रकार विधि शास्त्र में भी विधि जो विधि शास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु है उसका क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, और विधि शास्त्र में जो मान्यताएं हैं, जो संकल्पनाएं हैं, उनके प्रति विश्लेषणात्मक और अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं विधि शास्त्र का क्षेत्र विस्तार यानी स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। विधि शास्त्र का क्षेत्र कहाँ तक व्यापक है? विधि शास्त्र के क्षेत्र विस्तार के संबंध में भी
अलग अलग विधिशास्त्रियों ने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। कैल्सन ने जो विधि का विशुद्ध सिद्धांत दिया था, प्योर थ्योरी ऑफ कैल्सन के नाम से जाना जाता है, वो उसमें कैल्सन ने विधि शास्त्र को किसी भी अन्य शास्त्र जैसे नीति शास्त्र या समाजशास्त्र से अलग रखा है। इसका अध्ययन हम आगे के व्याख्यान में करेंगे। इसी प्रकार विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र की जो इंग्लिश स्कूल के समर्थक थे, उन्होंने विधि शास्त्र का अध्ययन विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र तक ही सीमित रखना उचित समझा है। और उसके बाद डीन रॉस्को पाउंड ने, जिन्होंने सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत दिया था, उनके अनुसार विधि शास्त्र का क्षेत्र जो है निर्णयों के संबंध में विधि का अध्ययन करने तक सीमित है। ऑस्टिन के विचार से विधि शास्त्र का क्षेत्र केवल निश्चयात्मक विधि के अध्ययन तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। अब उनके अनुसार निश्चयात्मक विधि क्या है? तो निश्चयात्मक विधि से उनका अभिप्राय उस विधि से है जो राज्य के संप्रभुताधारी शासक द्वारा नागरिकों के प्रति लागू की जाती है। ये सब जैसे कैल्सन का सिद्धांत, सामाजिक अभियांत्रिकी का, ऑस्टिन का, बेंथम का, ये सब हम जब विधि शास्त्र के स्कूल्स यानी विधि शास्त्र की विचारधाराओं के बारे में अध्ययन करेंगे, तब इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभी के लिए जैसे निश्चयात्मक विधि से उनका अभिप्राय है राज्य के संप्रभुताधारी शासक द्वारा जो विधि नागरिकों के प्रति लागू की जाती है, वो निश्चयात्मक विधि है। इस प्रकार ऑस्टिन के अनुसार विधि शास्त्र का उद्देश्य ये कदापि नहीं है कि वह उपयोगिता के आधार पर कानून के गुण दोषों की विवेचना करें, बल्कि ऑस्टिन के अनुसार विधि का संबंध केवल राज्य द्वारा, विधि शास्त्र का संबंध केवल राज्य द्वारा प्रवर्तित जो विधि है, यानी राज्य द्वारा वर्तमान में जो विधि लागू की गई है, जैसे कि वे वर्तमान परिस्थिति में है, उसके अध्ययन तक ही विधि शास्त्र का क्षेत्र सीमित रहना चाहिए। वैधानिक न्याय यानी जो लीगल जस्टिस है, उसका विधि शास्त्र से प्रत्यक्ष संबंध है, इस बात में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। परंतु यहाँ न्याय से तात्पर्य क्या है? यह न्याय से तात्पर्य उस न्याय से है जिसे सिसरो ने नियमों के प्रति कृतज्ञता के नाम से संबोधित किया है। अब सामंड जो विधि शास्त्र का क्षेत्र है, वो नागरिक विधि के अध्ययन तक सीमित रखते हैं, सिविल लॉ के अध्ययन तक ही सीमित रखते हैं। नागरिक विधि से सामंड का तात्पर्य है विभिन्न देशों की नागरिक विधि के मूलभूत सिद्धांत क्या है, उन्हीं मूलभूत सिद्धांतों को सामंड ने नागरिक विधि कहा है। इसी प्रकार अलग अलग विद्वानों ने विधि शास्त्र के प्रति अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं, परंतु उल्लेखनीय बात यह है कि विधि का मनुष्य के सामाजिक जीवन से घनिष्ठ संबंध है और इसी कारण इसकी विभिन्न धारणाओं को अलग अलग भागों में विभाजित करना उचित नहीं है। जैसे जैसे सामाजिक विकास होता है और सामाजिक परिवर्तन होता है, विधि से संबंधित धारणाएं भी बदलती रहती है। हम विधि को एक स्थिर संकल्पना के रूप में नहीं मान सकते, क्योंकि जो विधियां बदलते समय के अनुसार बदलती नहीं हैं, बदलती परिस्थितियों के अनुसार उन परिस्थितियों के अनुकूल नहीं ढलती हैं, उन विधियों को जन आक्रोश का सामना करना पड़ता है और उनका विलोपन होना निश्चित होता है। अतः विधि जो है वह बदलती परिस्थितियों के साथ, बदलते सामाजिक परिवेश के साथ बदलती रहती है और इसी प्रकार विधि संबंधी धारणाओं का उनमें परिवर्तन होने के कारण विधि का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत हो जाता है। अतः विधि शास्त्र के अंतर्गत ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, दार्शनिक, तुलनात्मक, मानव विज्ञान संबंधी, चिकित्सा संबंधी और ऐसे अनेक शास्त्रों का समावेश है जिनका उद्देश्य विधि संबंधी धारणाओं तथा सिद्धांतों का क्रियात्मक अध्ययन करना है।
यही कारण है कि विधि शास्त्र का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और विधि शास्त्र को एक सीमित क्षेत्र में उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।